अध्याय 2 प्राणियों में पोषण में हमने पिछले भाग में पढ़ा कि हमारे भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। तो भोजन के पाचन में हमने आमाशय में भोजन का पाचन किस प्रकार हुआ। अब उसके आगे हम देखते हैं क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दीर्घरोम की आंत्र में क्या भूमिका है? दीर्घरोम अर्थात हमारी जो छोटी आंत होती है, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, उसमें अंगुली के समान ऐसे उभार दिखाई देते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। अब ये हमारे अंदर क्या कार्य करते हैं? दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ये क्या करते हैं? दीर्घरोम भोजन का अवशोषण करने में सहायक होते हैं। इनकी सहायता से वो क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। अब यहाँ अवशोषण हो गया भोजन का, उसके बाद जो बचा भोजन रहता है वो कहाँ जाता है? बृहदांत्र अर्थात बड़ी आंत में। अब हम देखेंगे बृहदांत्र या बड़ी आंत। बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और एवं छोटी होती है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है तथा अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे निष्कासन कहते हैं, है ना। अब इस तरह से हमारे भोजन का पाचन हुआ और अपशिष्ट जो होता है वो मल के द्वारा मल के रूप में गुदा से बाहर कर दिया जाता है। अब हम घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है ये देखेंगे। क्या आपने गाय, भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा न रहे हों। वास्तव में वे पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है। प्रथम आमाशय। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन कहते हैं। अर्थात आपने गाय भैंस को कभी घास खाते देखा है, तो वो घास खाकर और उसको अपना जो आमाशय होता है, प्रथम आमाशय जिसे रूमेन कहता है, उसमें वो इकट्ठा कर लेती है और फिर छोटे छोटे बॉल के रूप में वो वापस अपने मुख में उसको लाती है और फिर उसे चबाती है, जिसको हम कहते हैं जुगाली करना। ये गाय भैंस आराम से बैठ के बस उसको जुगाली अर्थात उसको चबाने का कार्य करती है। अर्थात खाने का पहले सब इकट्ठा खा लेती और फिर उसको ऊपर लाती बार बार और चबाने का कार्य करती है। ये देखो गाय ये यहाँ घास खा रही है, इसके प्रथम आमाशय में यहाँ इकट्ठा हो जाता है और फिर ये वापस फिर मुख में लाती है और मुख में लाने के बाद फिर से उसकी जुगाली करके और ये वापस पेट में चला जाता है। कभी कभी आपको जल रूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है।
इस स्थिति को दस्त लगना कहते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता तथा अपच के कारण होता है। जैसे हमें कभी कभी दस्त लग जाती है ना, उसके बारे में। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना, अर्थात उसमें जल और लवण बाहर निकल जाते हैं शरीर से, तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडे किए हुए जल में एक चुटकी नमक और चीनी मिलाकर पिलाना चाहिए। इसे जीवन रक्षक घोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जीवन रक्षक घोल। एक गिलास पानी लेंगे, एक चुटकी नमक डालेंगे, एक चम्मच शक्कर डालेंगे, उसे घोलकर जिस व्यक्ति को दस्त लग रही है उसे बार बार पिलाना चाहिए। इस घोल को क्या कहते हैं? जीवन रक्षक घोल कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट कहलाते हैं। ठीक है, जो हम गाय और भैंस के बारे में पढ़ रहे थे वो है कि जो जुगाली करने वाले जंतु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रूमिनेंट या रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेल्यूलोज की प्रचुर मात्रा होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा पदार्थ होता है? सेल्यूलोज होता है घास में, जो कार्बोहाइड्रेट है। किसी रूमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरण आदि के रुमेन में सेल्यूलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते। यदि हम घास खाएं तो हम उसका पाचन नहीं कर सकते हैं। जानवरों जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैली नुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणु द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। अब तक आपने उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं जिनमें न तो मुख होता है और न ही पाचन तंत्र। फिर भी किस प्रकार का भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन करते हैं। खंड 2.4 में आप भोजन ग्रहण करने की एक अन्य रोचक विधि का अध्ययन करेंगे। अब हम तो मुख से भोजन करते हैं, है ना, और गाय भैंस आदि ऐसे पशु भी मुख से भोजन करते और पचाते हैं, लेकिन कुछ जंतुओं में मुख भी नहीं होता है, तो वो भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अमीबा में संभरण एवं पाचन, अर्थात अमीबा जो एक कोशिकीय प्राणी है वो भोजन किस प्रकार करता है। अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव में बुलबुले के समान अनेक धानियाँ होती है। चित्र 2.10 में अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति बदलता रहता है, अर्थात अमीबा की आकृति निश्चित नहीं होती है, वो थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है। यह एक या अथवा अधिक अंगुली के समान प्रवर्ध निकालता रहता है, जिन्हें पादाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें पादाव कहते हैं या कृत्रिम पाँव कहते हैं, जो इन्हें गति देने के लिए भोजन पकड़ने में सहायक या सहायता करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आभास होता है तो यह खाद्य कणों के चारों ओर पादाव विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। ये आप चित्र में देख रहे हैं कि ये जो भोजन है ये इधर भी, तो इसे ये ऐसे पाद जैसे विकसित कर लेता है, जिसे पादाव कहते हैं, और उसको भोजन को अंदर कर लेता है, और इस प्रकार ये भोजन को ग्रहण करता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्त्रावित होते हैं। ये खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। पचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव एवं गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधारभूत प्रक्रम सभी प्राणियों में समान है।
जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आंत्र द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमारा पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।